दोस्तों, क्या आपको भी जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 बिल्कुल फ्री में देखना है, वो भी हिंदी में? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर चैप्टर 1 से लेके सभी चैप्टर अपनी वॉइस में एक्सप्लेन करूंगा। मैं स्टार्टिंग में दिखाया जाता है डीमन जैसा ह्यूमन अपनी चेयर पर बैठा होता है। उसके सामने दो लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक कहता है अमेरिका का कहना है कि राजकीय चंस के सारे अधिकार जापान के पास हैं। फिर उनका हेड कहता है मुझे लगता है कि अर्थ पर सबसे ज्यादा ताकतवर कंट्री अमेरिका है। फिर उसका आदमी कुछ देखने लगता है और कहता है जापान में भी हमारे जैसे ताकतवर वाले लोग रहते हैं। फिर उनका लीडर उन्हें जापान के लिए भेज देता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसका नाम यूका था और जो 6 साल की थी। वो अपने दादा के कंधे पर बैठी थी और खेल रही थी। फिर दादाजी के हमें शक्ल नहीं दिखाई जाती। दादा उसे पूछते हैं क्या तुम दादा की प्यारी पोती यूका हो? वो हाँ करती है। उसके दादा उसे एक रिंग देते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिंग को अपने पास रखो। यह रिंग तुम्हारे जादूगर बनने तक तुम्हें सुरक्षित रखेगी। यूका कहती है मैं बहुत मेहनत करूंगी दादाजी। इसके बाद यूका 10 साल की हो जाती है और उसके दादाजी अब नहीं रहे। लोग आपस में बातें करते हैं कि यूटा अकेला नहीं था। यूटा उसके दादाजी को बताया गया है। उससे पहले उसकी पत्नी माइकी मर चुकी है। यूका दादाजी के कॉफिन को गले लगाकर कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ताकतवर बन के दिखाऊंगी। जब यूका घर जाती है तो उसकी माँ उससे रिंग मांगती है और कहती है ये सिर्फ तुम्हारे भाई के लिए बनी है। यूका मना कर देती है। माँ कहती है कि ये गोजो क्लैन की श्रापित रिंग है। यूका कहती है पर क्यों? ये रिंग मुझे दादाजी ने दी थी। यूका से वो रिंग ले लेते हैं और यूका बाद में अपने भाई के पास जाती है और उससे रिंग मांगती है। हमें उसका भाई दिखाया जाता है जिसका नाम तात्सुरुगी जो 11 साल का था। तात्सुरुगी कहता है मुझे ऐसे मत देखो यूका उसे मारने के लिए जाती है और वो खुद मार खा लेती है। तात्सुरुगी का ट्रेनिंग सीन दिखाया जाता है जिसमें वह कहता है कि मैं इस रिंग के असली हकदार हूँ और सबको ताकतवर बन के दिखाऊंगा। तभी एक लड़का दिखाया जाता है। आई थिंक ये तात्सुरुगी है और उसके बगल में एक आदमी बैठा है जो गेम खेल रहा है। लड़का कहता है मेरे माता पिता मुझे सिर्फ 30 मिनट खेलने को देते हैं। मैं 1 घंटे भी गेम नहीं खेल सकता और मेरे दोस्त पूरा दिन गेम खेलते रहते हैं और उनके माता पिता उन्हें कुछ भी नहीं कहते और नए गेम्स लाकर भी देते हैं। वो आदमी पूछता है क्या ये तुम्हारे लिए नॉर्मल है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता इन्हें मारते हुए? लड़का कहता है नहीं ये सब मेरे लिए नॉर्मल है। पर क्यों? आदमी कहता है मुझे नहीं लगता अभी तुम्हारी गेम को खेलने के लिए उम्र छोटी है। अगर ये तुम्हारे लिए नॉर्मल है तो अगर रियल लाइफ में तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम कंप्लेन नहीं करोगे, है ना? इसके बाद दिखाया जाता है यूका 16 और तात्सुरुगी 17 साल का हो गया है और हमें बताया जाता है पुलिस चोरों को नहीं पकड़ पा रही है और शायद इसमें जादूगर भी शामिल हैं। कुछ दिनों से बच्चे भी गायब हो रहे हैं। उन दोनों के पास एक दूसरा आदमी भी है जो उन्हें बताता है कि जापान में कुछ शहरों के लोगों को किडनैप कर उनकी एनर्जी निकाली जा रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करो और अधिकारियों को रिपोर्ट दो। यूका पूछती है तीसरा कौन? तभी वो सामने आता है। यूका उसे देखकर कहती है ये किस कंट्री का जुजुत्सु जादूगर है? वो अपने आप को इंस्पेक्टर बताता है और कहता है कि तुम मुझे मारू बुला सकते हो। तात्सुरुगी कहता है 1 सेकंड, तुम्हारा मतलब है इसे कुछ भी नहीं पता? दूसरा आदमी कहता है सही, जापानी लोगों को बाजार में महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। तात्सुरुगी कहता है आप भी नहीं जानते कि असल में क्या हो रहा है। यूका कहती है किसकी परवाह है, ये तो बस एक छोटी सी जांच है। यूका और तात्सुरुगी आपस में बहस करने लगते हैं। उनके बीच में मारू उनसे सवाल पूछने की कोशिश करता है और वो दोनों उसे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम चुपचाप नहीं हुए हम तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। और तात्सुरुगी कहता है कर्ज यूजर बुरे जादूगर होते हैं। मारू मन में कहता है कि मुझे पृथ्वी वासियों की जांच करनी पड़ेगी कि इनमें से कौन हमारी शक्तियों को साझा कर रहा है। तात्सुरुगी मारू से धीरे से पूछता है तुम किस देश से हो? तभी वो आदमी कहता है कि मारू राज्य पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए एक यात्रा पर आए हैं ताकि ये देख सकें कि जापानी जुजुत्सु जादूगर कैसे होते हैं और क्या वे हम सिमुरियन लोगों के साथ रह सकते हैं। नेक्स्ट सीन में मारू उन्हें बताता है कि
मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, मैं तुम्हारे काम में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। यूका और तात्सुरुगी उसकी बात ना सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों पुल की अलग अलग साइड पर छलांग लगा देते हैं, जिसे देखकर मारू शॉक हो जाता है और उनका पीछा ना कर पाने की वजह से वो पुल के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर यूका मारू के पास आती है और उसे कहती है, तुम नाराज मत हो, वो तो ऐसा ही है, और उसे अपने साथ एक शॉप पर ले जाती है जहाँ से वो खाने के लिए टोकयाकी खरीदते हैं और एक साइड जाकर खाने लगते हैं, जिन्हें खाकर मारू बहुत खुश होता है और उसके मुंह पर गरम गरम लग रहा होता है। तभी मारू उससे माफ़ी मांगता है और यूका कहती है, कोई नहीं, तुम मुझे इसके पैसे बाद में लौटा देना। यूका मन में सोचता है, यहाँ तो सब कुछ मिलता है। यूका उसे बताती है, वो कर्ज्ड रिंग पहले मेरे पास, पर मेरे परिवार ने वो मेरे भाई को दे दी जो मुझे ग्रैंडपा से मिली थी। तभी मारू यूका से पूछता है, क्या तात्सुरुगी एक जुजुत्सु जादूगर है? यूका उसे बताती है, हम दोनों में वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 1 साल का ही फर्क है। यूका उसे कहती है, ऐसा नहीं, तात्सुरुगी के पास भी ग्रैंडपा की काफी मेमोरीज है। बाद हमें यूका के सीक्रेट बेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर यूका को कहता है, दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व कर देते हैं। तो उसे कहती है कि तुम इस केस में दखलंदाजी नहीं कर सकते, एक्टर हूँ मैं, बस तुम्हारी मदद करूँगा, बस पूरा श्रेय तुम ले लेना। का मन में सोचती है, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं किसी की मदद नहीं लूंगी। इसके बाद मारू यूका को बताता है कि जब तक मैं अपनी कर्ज्ड एनर्जी का यूज नहीं करूँगा, कोई हमें नहीं पहचान पाएगा। उसे कहती है, चलो ठीक है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। दोनों प्रिंट करने में लग जाते हैं। वो गलियों में इधर उधर ढूंढते रहते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अपनी वॉच में कुछ कर रही होती है। कुछ देर बाद मारू थक जाता है और कहता है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। वो उससे पूछता है, तुम अपनी वॉच में क्या कर रही हो? का मारू को एड्रेस दे देती है लेफ्ट राइट की, आगे से किधर किधर को जाना है। वो कहता है कि अगर भटके हुए लोगों को उनके इच्छित मार्ग पर ले जा सकें। उस सड़क पर अभिशाप डाला गया है। सड़क पर कुछ दिनों पहले शारीरिक छेड़छाड़ हुई थी। कहती है, चुप हो जाओ, मैं समझाऊंगी। कहता है, हम उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। कहती है, यह वह चीज हो सकती है जो उस मार्ग पर जाने वाले लोगों को वेट होकर पकड़ लेती है। कहता है, यूका तुम महान हो। कहता है, रुको, इसका मतलब मुझे पता चल गया है। टेबल। वहाँ पर तात्सुरुगी आता है और मारू को कहता है, तुम कहाँ सुस्त पड़े थे? कहती है, आंसर विंडो नहीं होगा, समझदार व्यक्ति का आंसर आसानी से पता कर सकता है। रुगी कहता है, अगर आप ऐसे ही अकेले चलते रहे तो वो पकड़ लेगा, आपको पता है ना। मारू को छोड़कर जाने लगता है और कहता है, मैं औजार लेने जा रहा हूँ, 1 मिनट रुको। कहती है, चिंता मत करो, तुम्हारी गलती नहीं है। कहती है, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? कहता है, मैंने कई बार की कोशिश करी है पर लेकिन हम दोनों की बनती नहीं। कहता है, मैंने कई बार चीजें ठीक करने की कोशिश की है पर लेकिन हम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। कहती है, मैं समझ सकती हूँ। मारू कहता है, कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन मेरा भाई कहता है मैं अनाड़ी हूँ। मारू कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों रिंग के मामले को लेकर सुलह कर लो। यूका कहती है, आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी हर भाई बहन के साथ ऐसा नहीं होता है। जब तक रिंग मुझे नहीं मिल जाती मैं उसकी परवाह नहीं करती। फिर केस पर आते हैं। वो रास्ता यहीं से शुरू होता है। तात्सुरुगी उस रास्ते को सील करने के लिए तैयार हो जाता है, फिर वो उस रास्ते को बंद कर देते हैं। तभी एक बच्चा भागकर वहां चले जाता है। तात्सुरुगी भी बच्चे को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। बच्चा भागकर अंदर की ओर चला जाता है, जहाँ से 2 बड़े हाथ बच्चे को पकड़ने के लिए आते हैं। सारे परेशान हो जाते हैं। यहीं के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है।